नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 99 देखने वाले हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें चैप्टर 9 में बताया गया है टिप्पण और प्रसाक्ष्य के संबंध में। हमारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 4 प्रकार की उपधारणाएं हमने देखी हैं। उनमें से एक प्रसाक्ष्य की उपधारणा 119 में बताई गई है। तो उस उपधारणा को समझने के लिए हमें क्या प्रसाक्ष्य के बारे में समझना होगा, जैसे 100 में धारा 100 में बताया गया है, सेक्शन 100 में, और प्रसाक्ष्य में होगा क्या वो 101 में बताया गया है। ठीक है, अब प्रसाक्ष्य के बारे में समझने के पहले हमें क्या टिप्पण के बारे में समझना होगा। इसलिए हम 99, 100 और 101 साथ में पढ़ेंगे और इसी के साथ 119 भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला क्या है। इसमें टिप्पण 99 में बताया गया है। पहली बात तो ये है। अब टिप्पण क्या होता है, जबकि वचन पत्र या विनिमय पत्र अप्रतिग्रहण द्वारा या असंदाय द्वारा अनादृत हो जाता है। ठीक है, जो वचन पत्र रहता है या विनिमय पत्र रहता है उससे सेक्शन 4 और 5 में डिफाइन किया गया है। इसके लिए अगर आपको सेक्शन 99 समझना है तो आपको ज़रूरी है कि आपको 4 और 5 आती हो, तभी आप इसके आगे समझ पाएंगे। क्योंकि विनिमय पत्र में प्रतिग्रहण कौन करेगा, आपको यही नहीं पता होगा तो आप इसे कैसे समझेंगे। ठीक है, तो आपको वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप उन्हें जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो मैंने दूसरा वीडियो उसका सेपरेट बनाया हुआ है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या बताता है। 99 बताता है, जबकि वचन पत्र या विनिमय पत्र अप्रतिग्रहण द्वारा या असंदाय द्वारा अनादृत हो जाता है। अब जो वचन पत्र है, ये जो वचन पत्र है या विनिमय पत्र है, ये अनादरण हो जाता है। क्यों अनादरण हो जाता है, तो असंदाय द्वारा, मतलब पैसा नहीं दिया गया। ठीक है, उसके अकाउंट में पैसा नहीं था। इसको हमें पूरा ही समझना पड़ेगा। एक तरीके से हम पहले वचन पत्र देखते हैं, फिर विनिमय पत्र देखते हैं। वचन पत्र क्या होता है, सेक्शन 4 में बताया गया है। थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं। सेक्शन 4 में बताया गया है कि यदि एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसे बी से कुछ पैसे चाहिए हैं। ठीक है, ए कोई व्यक्ति है, ए को बी से पैसे चाहिए हैं, तो वो कहता है बी से कि मुझे कुछ पैसे दे दो। बी कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा। अब वचन पत्र में एक सर्टेन अमाउंट रहता है, तो यहाँ पर एक निश्चित धनराशि क्या होगी, 500 रुपये। देख लेते हैं हम कि ए कहता है बी से कि मुझे आप 500 रुपये दे दो। बी कहता है मैं तुम्हें 500 रुपये तो दे दूंगा, परंतु इसका क्या प्रमाण है कि तुम मुझे वापस भी दे दोगे। तो जो ए है वो कहता है बी से कि मैं आपको एक वचन पत्र लिख कर देता हूँ जिसमें मैं ये बताऊँगा कि मुझे आपका पैसा देना है। ठीक है, वचन पत्र में ए के द्वारा लिखा जाता है, मतलब वचनदाता ये कहलाएगा इसमें। ठीक है, तो अब ए कहता है कि मैं वचन पत्र लिख दूंगा। वचन पत्र में लिखता है कि मुझे बी के 500 रुपये देना है, तो फिर बी ऐसे में 500 रुपये दे भी देता है ए को। तो फिर वह वचन पत्र के माध्यम से जो बी है वह क्या है, ए से वसूल सकता है। ठीक है, ये एक सबूत के तौर पर काम करता है। अब विनिमय पत्र को देखते हैं। विनिमय पत्र क्या है कि ए के पास बी के कुछ पैसे जमा थे। ठीक है, ए के पास बी के कुछ पैसे जमा थे, जैसे 1000 रुपये जमा थे। ठीक है, अब बी को सी के 500 रुपये देने थे। ये एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग। तो बी को सी के 500 रुपये देने थे, तो वो ए को आदेश करता है। ठीक है, ए को आदेश करता है कि मेरे पैसे जो तुम्हारे पास 1000 है, उनमें से 500 रुपीज़ तुम किसको दे दो, सी को दे दो, क्योंकि मुझे सी के 500 रुपये चुकाने हैं। तो अब यहाँ पर जो ए है वह प्रतिगृहित करता है, वह ए है। ए अगर कहता है कि हाँ ठीक है मैं दे दूंगा, तो यहाँ पर ए को ही प्रतिगृहित करना होगा कि हाँ दे दूंगा या नहीं दे दूंगा, या देता है या नहीं देता है। तो यहाँ प्रतिगृहित करने का हक किसको है, ए को है। जिसके पास पैसे होते हैं वो यहाँ पर प्रतिगृहित करता है। ठीक है, अब हमने वचन पत्र भी देख लिया। आगे देखते हैं कि जबकि वचन पत्र या विनिमय पत्र अप्रतिग्रहण द्वारा या असंदाय द्वारा अनादृत हो जाता है। अब अप्रतिग्रहण ऐसा है कि विनिमय वचन पत्र में क्या है कि वचन पत्र में उसने कहा था कि मैं तुम्हें 500 रुपये देने के लिए लाइबल हूँ। ठीक है, पहले वाले हमने जो एग्जाम्पल देखा था उसमें यही देखा था। उसने कहा था मैं तुम्हें 500 बी को 500 रुपये देने के लिए लाइबल हूँ। उसने ऐसा वचन पत्र बनाया था। अब उसने इस 500 रुपये देने के लिए क्या है, एक चेक लिखा। चेक 500 रुपये का बी के लिए लिखा। अब जब बी गया बैंक में, उसने कहा कि इस चेक से, वहाँ जो बैंक वाला होता है जो पैसे देता है उसे क्या बोलते हैं, उसे ऊपरवाल बोलते हैं। तो उसने ऊपरवाल से कहा कि मुझे इस चेक से 500 रुपये दे दीजिए। ठीक है, तो जो ऊपरवाल है, मतलब जो बैंक वाला है, वो मना कर देता है। कहता है कि तुम जो चेक लेकर आए हो जिसके माध्यम से, तो
उसके अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं है, मतलब 500 रुपये ही नहीं है कि मैं तुम्हें दे पाऊँ, तो क्या है, जो चेक है वो अनादृत हो जाता है। वचन पत्र में चेक ऐसे अनादृत हो जाता है कि जब भी वो व्यक्ति जिसे उसका पैसा मिल रहा है वो धारक कहलाता है, वो जिसे चेक मिला है वो जाता है बैंक के पास कि आप इसमें से जो चेक का पैसा है मुझे दे दीजिए। बैंक वाला कहता है कि जिसने भी आपको चेक दिया हुआ है उसके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है जो मैं आपको दे पाऊँ, तो चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है। ठीक है। अब जो विनिमय पत्र की बात आई, अब विनिमय पत्र है तो उसको प्रतिग्रहण करना होता है। हमने अभी देखा है जो ए होता है उसमें ए को प्रतिग्रहण करना होता था ना, बी के पैसे ए के पास थे और बी को सी के पैसे देने थे। ठीक है, ए के पास 1000 थे और बी को सी के 500 रुपये देने थे, तो यहाँ पर प्रतिग्रहण किसे करना होगा, ए को करना होगा। तो ए को प्रतिग्रहण करना होगा कि हाँ ठीक है मैं सी के पैसे दे दूंगा, परंतु जो ए है वो प्रतिग्रहण नहीं करता, बी के पैसे उसके पास हैं फिर भी वह स्वीकार नहीं करता कि मैं दे दूंगा। इस वजह से क्या हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है, जिसे स्वीकार प्रतिग्रहण करना था तो उसने प्रतिग्रहण नहीं किया और वचन पत्र में उसके अकाउंट में ही उतना पैसा नहीं था, तो क्या हो गया, चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। आगे देखते हैं, तब धारक ऐसे अनादरण का टिप्पण नोटरी पब्लिक से ऐसी लिखित पर या संलग्न कागज पर या भागता एक पर और भागता दूसरे पर करवा सकेगा। ठीक है, अब जो जिसे चेक मिला था, ठीक है, धारा 99 में वचन पत्र जिसके पास था, ठीक है, उसको चेक दिया था कि तुम इस चेक से पैसे ले लेना। ठीक है, अब जो चेक है वो अनादरण हो गया है, असंदाय द्वारा हो गया है कि मतलब उसके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं था, या फिर जिसे स्वीकार करना था कि मैं पैसे दे दूंगा वो स्वीकार नहीं करता, तो चेक बाउंस हो गया। अब चेक बाउंस हो गया तो जो जिसे चेक मिलता है वो क्या होता है, धारक होता है। ठीक है, तब धारक ऐसे अनादरण, अब जो यह अनादरण हुआ है तो ऐसे अनादरण का टिप्पण नोटरी पब्लिक से ऐसी लिखत पर, अब जो ऐसा अनादरण हुआ है इस अनादरण का टिप्पण कराएगा, कौन कराएगा, धारक कराएगा। धारक टिप्पण कराएगा, किससे कराएगा, नोटरी पब्लिक से कराएगा। नोटरी पब्लिक जो कोर्ट में बैठते हैं, ठीक है, उनसे ऐसा टिप्पण कराएगा कि मुझे इनके द्वारा पैसे मिलने थे और इनने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, ऐसा टिप्पण कराएगा। अब उस टिप्पण में क्या होगा, तो टिप्पण में संलग्न कागज पर या भागता है नोटरी पब्लिक से ऐसी लिखित, अब लिखित क्या, उसमें लिखित होगा, पहली बात तो ये है लिखित होगा, लिखित पर या संलग्न कागज पर, भागता पर और भागता दूसरे पर करवा सकेगा। ठीक है, अब ऐसा टिप्पण अनादर के पश्चात युक्त समय के भीतर किया जाना चाहिए। जैसे ही चेक बाउंस हो जाता है, जैसे ही धारक जिसको वो चेक मिलना था तो वो बाउंस हो गया है, असंदाय या अप्रतिग्रहण द्वारा बाउंस हो गया है, तो जैसे ही अनादरण हो गया है चेक का, तो जैसे ही उसे सूचना मिलती है धारक को, तो वो क्या करेगा, एक युक्त समय के अंदर उसका टिप्पण कराएगा। टिप्पण किसके पास कराया जाता है, नोटरी पब्लिक के पास कराया जाता है। युक्त समय के भीतर कराना चाहिए और उसमें अनादर की तारीख, अब जिस दिन वो अनादरण हुआ था, वो चेक जिस दिन अनादरण हुआ था तो अनादरण की तारीख भी डालेगा, और ये लिखा हुआ ना अनादरण की तारीख और ऐसे अनादर के लिए दिया गया कारण। अब जो अनादरण क्यों हुआ है वो ये भी बताएगा कि ऐसे चेक को जो तुमने जिस भी व्यक्ति ने उसे चेक दिया है तो वो ये भी बताएगा कि जिस दिन उसका अनादरण हुआ है तो अनादरण का डेट भी वहाँ पे लिखेगा उस टिप्पण में, और टिप्पण में वो ये भी बताएगा कि ऐसा जो चेक है उसे क्यों अनादरण, उसे क्यों बाउंस किया गया है। इसके अलावा यदि धारक को कोई और कारण भी लगता है कि शायद इस कारण से भी उसका अनादरण हो सकता है, तो धारक उस कारण को भी उसमें टिप्पण में बता सकता है कि इस कारण से शायद अनादरण हुआ हो, और नोटरी पब्लिक के प्रभार विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, मतलब नोटरी पब्लिक द्वारा ही उसके प्रभार विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। फिर से देखते हैं 99 क्या कहता है कि यदि कोई वचन पत्र है या विनिमय पत्र है, जो वचन पत्र या विनिमय पत्र जो अप्रतिग्रहण द्वारा या असंदाय द्वारा, अप्रतिग्रहण मतलब स्वीकार नहीं करता है विनिमय पत्र को जिसे स्वीकार करना था, और अनादरण मतलब असंदाय मतलब उसके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं था, इस वजह से वचन पत्र या विनिमय पत्र क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है। तब धारक ऐसे अनादर का टिप्पण, जो धारक है जिसे ऐसा विनिमय पत्र या वचन पत्र मिलना था वह ऐसा टिप्पण कराएगा। टिप्पण पब्लिक नोटरी के पास कराएगा, नोटरी पब्लिक से कराएगा, और उसमें क्या, जिस दिन अनादरण हुआ था तो अनादरण की सूचना भी लिखेगा कि जिस दिन अनादरण हुआ था, उसमें ये भी बताएगा कि ऐसा अनादरण क्यों हुआ है, और यदि धारक को कोई अन्य अनादरण का कारण समझ में आता है तो वो ऐसे अन्य कारण को भी उसमें लिखाएगा। ठीक है, वह कारण जिसके लिए उसे
अनादृत मानता है नोटरी पब्लिक से प्रभार विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए। मतलब उसमें सारे नोटरी पब्लिक के द्वारा उसमें सारा कुछ लिखवाया जाना चाहिए कि वह ऐसा क्यों हुआ है अनादरण। अगर धारक को कोई अन्य कंडीशन भी लगती है तो वो उसको भी लिखवा सकता है। अब सेक्शन 100 देखते हैं। 100 क्या बोलता है? प्रसाक्ष्य। प्रसाक्ष्य क्या होता है? जबकि वचन पत्र या विनिमय पत्र आप्रतिग्रहण या असंदाय द्वारा अनादृत हो जाता है। अब वचन पत्र और विनिमय पत्र तो हम देख चुके हैं। अब प्रसाक्ष्य क्या है कि जबकि वचन पत्र या विनिमय पत्र आप्रतिग्रहण या असंदाय द्वारा अनादृत हो जाता है। इतना तो हमें सेक्शन 99 से मिल गया। तब धारक ऐसे अनादरण को नोटरी पब्लिक द्वारा युक्त समय के भीतर टिप्पण और प्रमाणित करा सकेगा। ऐसा प्रमाण साक्ष्य कहलाएगा, प्रसाक्ष्य कहलाएगा। अब जो इसमें ये बात ध्यान रखने योग्य है कि यदि कोई वचन पत्र है या विनिमय पत्र है, इसको क्या किया गया है? आप्रतिग्रहण या असंदाय द्वारा, ये आप्रतिग्रहण या असंदाय द्वारा ये क्या हो गए हैं? असंदाय द्वारा क्या हो गए हैं? बाउंस हो गया है, अनादृत हो गया है। ठीक है, वचन पत्र या विनिमय पत्र असंदाय द्वारा या अप्रतिग्रहण द्वारा अनादृत हो गए हैं। तो ऐसी जब अनादृत हो जाते हैं तो सेक्शन 99 में हमने देखा है कि जैसे ही अनादृत हो जाएगा तो अनादरण होने की तारीख से युक्त समय के अंदर जो धारक है वो क्या करेगा? ऐसे अनादरण को क्या कराएगा? टिप्पण कराएगा। अब जो टिप्पण हो गया है सेक्शन 99 में, उस टिप्पण को क्या कराएगा? नोटरी पब्लिक ऐसा प्रमाण प्रसाक्ष्य करेगा। मतलब जो नोटरी पब्लिक है युक्त समय के भीतर टिप्पण और प्रमाणित कर सकेगा। जो टिप्पणित किया गया है, टिप्पणित और प्रमाणित, टिप्पण भी क्या करता है? नोटरी पब्लिक करता है। सेक्शन 99 में देखा तो उसको नोटरी पब्लिक टिप्पण भी करेगा और प्रमाणित भी करेगा। और अगर वो ऐसा प्रमाणित कर देता है तो वो क्या कहलाता है? ऐसा प्रमाण पत्र प्रसाक्ष्य कहलाता है। फिर से देखते हैं 100 में ये बताया गया है कि यदि कोई वचन पत्र है, विनिमय पत्र है, आप्रतिग्रहण या असंदाय के द्वारा अनादृत हो जाता है तो अनादरण को, अब जो अनादरण हो गया है तो अनादरण को नोटरी पब्लिक द्वारा ही टिप्पण किया जाता है सेक्शन 99 के तहत, और प्रमाणित भी किया जाता है। और जो प्रमाणित करेगा तो वह नोटरी पब्लिक यदि टिप्पण करेगा और उसमें प्रमाणित करेगा तो ऐसा जो प्रमाणित किया हुआ है वह क्या होगा? वह प्रसाक्ष्य माना जाएगा। तो इतना ही सेक्शन 100 में हमें इतना तक ही पढ़ना है। ये इतना काम की चीज़ नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं देखेंगे। अब 100 हो गया। अब 100 में प्रसाक्ष्य हमने देख लिया कि जो नोटरी पब्लिक रहता है वही ऐसा टिप्पण करता है और प्रमाणित करता है। और अगर वो प्रमाणित कर देता है तो वो क्या हो जाता है? वह प्रसाक्ष्य बन जाता है। अब प्रसाक्ष्य में होता क्या क्या है इस बात को हमें कौन बताएगा? 101 बताएगा। ठीक है, 101 बताता है कि प्रसाक्ष्य की अंतर्वस्तु, प्रसाक्ष्य में क्या क्या होता है, इसे 101 बताता है। अब इसमें बताया गया है प्रसाक्ष्य की अंतर्वस्तु धारा 100 के अधीन प्रसाक्ष्य में अंतर्विष्ट होंगी। अब जो धारा 100 में बताया गया है कि प्रसाक्ष्य है तो प्रसाक्ष्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा उसे 101 में बताया गया है। ठीक है, या तो स्वयं लिखित या लिखित की ओर जिसके ऊपर लिखी या मुद्रित हर बात की अक्षरता अनुलिपि होगी। अब इसमें यह बताता है कि जो प्रसाक्ष्य होगा वो कैसा होगा? पहली बात तो लिखित होगा, स्वयं से लिखित किया हुआ हो, या फिर ऐसा कोई प्रसाक्ष्य है तो उसका फोटोकॉपी भी अक्षरतः, मतलब पूरा का पूरा फोटोकॉपी होना चाहिए या फिर स्वयं से लिखा होना चाहिए। पहला तो हमें ये बता दिया, प्रसाक्ष्य या तो स्वयं से लिखा होना चाहिए या फिर अक्षरतः उसका क्या? प्रतिलिपि, फोटोकॉपी होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर यह बताता है उस व्यक्ति का नाम जिसके लिए और जिसके विरुद्ध लिखित प्रसाक्षित की गई है। अब जो प्रसाक्ष्य है जिसके लिए और जिसके विरुद्ध है, अब जो धारक है जिसको ऐसा जो संदाय किया जाना था, जो पैसे मिलने थे उसे नहीं मिला है, तो उस धारक का नाम, और जिसके द्वारा पैसे मिलने थे और उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, या जिसने प्रतिगृहित नहीं किया, या जिसके विरुद्ध करना है, सीधी बात यह है कि उस व्यक्ति का नाम, जो कोई ऐसा कराता है तो उसका नाम, उस व्यक्ति का नाम जिसके लिए और जिसके विरुद्ध लिखित प्रसाक्षित की गई। प्रशिक्षित जिसके लिए लिखी जाती है तो उन दोनों का ही नाम होगा, जो लिखवाता है और जिसके विरुद्ध लिखवाता है कि उसके द्वारा उसे वैसा पैसा नहीं मिला है। अब जो थर्ड क्लॉज है वो ये बताता है कि यह कथन की यथास्थिति संदाय या प्रतिग्रहण या बेहतर प्रतिभूति की मांग नोटरी पब्लिक द्वारा ऐसे व्यक्ति से की गई है, यदि उस व्यक्ति का कोई उत्तर है तो उस उत्तर के शब्द या यह कथन कि उसमें कोई उत्तर नहीं दिया था वह पाया नहीं जा सकता। अब इसमें यह है कि यह कथन, अब जो संदाय या प्रतिग्रहण या बेहतर प्रतिभूति, अब जो इसमें ये बताया गया है, जो थर्ड क्लॉज है वो ये बताता है कि जो नोटरी पब्लिक है, ठीक है,
मांग नोटरी पब्लिक द्वारा ऐसे व्यक्ति से की गई है यदि उस व्यक्ति का कोई उत्तर है। अब जिसके विरुद्ध ऐसा किया गया है, ठीक है, जिसके विरुद्ध प्रसाक्ष्य लिखाया गया है, तो जो नोटरी पब्लिक है वो क्या करता है, सूचना किसके अंतर्गत, सूचना को हमने देखा है 93 में, सेक्शन 93 क्या बताता है कि जिससे पैसे मिलने हैं उसके अगर जो अनादरण हो जाता है तो अनादरण की सूचना कितने दिन के अंदर का, 30 दिन के अंदर उस व्यक्ति को मिल जानी चाहिए कि तुम्हारा जो चेक है वो बाउंस हो गया है। ठीक है, तुमने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया है, तुम्हारे या तो अकाउंट में बैलेंस नहीं है या फिर तुमने जिस व्यक्ति को बताया था वचन पत्र में, उसने विनिमय पत्र में उसने प्रतिगृहित नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया है कि मैं पैसे दे दूंगा। तो ऐसी सूचना दी जाती है किसके द्वारा, 93 में बताता है कि जो धारक है वह किसके थ्रू दिलवाता है, वह नोटरी पब्लिक के द्वारा दिलवाता है। तो जो नोटरी पब्लिक है वो ऐसी सूचना देगा और सूचना में यदि कोई उत्तर देता है, ठीक है, जिसके विरुद्ध ऐसा जो प्रसाक्ष्य वो लिखवाया जाता है, तो वह सूचना देगा, ठीक है, उस व्यक्ति को सूचना देगा कि भैया तुम्हारे विरुद्ध ऐसा प्रसाक्ष्य की बात की गई है, तो तुम स्वीकार करते हो या नहीं करते हो। तो वो बताएगा कि मैं ऐसा स्वीकार करता हूँ या नहीं करता हूँ, ठीक है। तो उसमें जो भी उत्तर देगा वो, तो वो जो नोटरी पब्लिक है वो क्या करेगा, उस उत्तर को उसमें लिखेगा, और यदि नहीं उत्तर बताता है तो उसको नहीं लिखेगा, जो भी बात होगी, जो भी कंडीशन होगा वो उसमें लिखेगा, ठीक है। अगला 4th पॉइंट है वो ये बताता है जबकि वचन पत्र या विनिमय पत्र अनादृत किया गया है तब अनादर का स्थान और समय, और जबकि बेहतर प्रतिभूत देने से इनकार किया गया है तब इनकार का स्थान और समय। अब इसमें यह बताया गया है कि जबकि वचन पत्र या विनिमय पत्र अनादृत किया गया, जब भी वचन पत्र या विनिमय पत्र को अनादृत किया है तो वह समय लिखा जाएगा प्रसाक्ष्य में, और तब अनादर का स्थान, और अब जिस व्यक्ति ने ऐसा मना किया है कि मैं भैया तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, ठीक है, तो जिस स्थान पर उसने मना किया है और जिस समय मना किया है तो उसको भी उस प्रसाक्ष्य में लिखा जाएगा, ठीक है। वचन पत्र विनिमय पत्र अनादृत किया गया है तब अनादृत का स्थान और समय, और जबकि बेहतर प्रतिभूति देने से इनकार किया है, मतलब प्रतिभूति देने से ही मना कर देता है, तब इनकार का स्थान और समय भी लिखा जाएगा। प्रसाक्ष्य करने वाले नोटरी पब्लिक का हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये तो सीधी बात है कि प्रसाक्ष्य कौन करेगा, नोटरी पब्लिक करेगा, और उसका हस्ताक्षर भी किया जाएगा। अगला पॉइंट यह है हमारा यहाँ पर कि आदरनाथ प्रतिग्रहण या आदरनाथ संदाय की दशा में उस व्यक्ति का नाम जिसके लिए वह रीति जिससे ऐसा प्रतिग्रहण या संदाय प्रस्थापित किया गया था और दिया गया था। अब इसमें यह बताया गया है कि आदरनाथ प्रतिग्रहण कौन होता है। आदरनाथ मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो चाहता है, वो किसी का आदर करता है। इसको देखते हैं, जैसे वचन पत्र है या विनिमय पत्र है, ठीक है। अब वचन पत्र क्या हो जाता है, चेक वगैरह है जो बाउंस हो जाती है, ठीक है। अब बाउंस हो गई, जिसने भी चेक दी थी, देखो मैंने आपसे, ये ए है, ए ने बी से क्या लिया था, पैसा लिया था 500 रुपये। पहला कंडीशन हम देखते हैं कि ए ने जो बी से पैसा लिया था 500 रुपये, अब तो ए ही चेक देगा ना बी को 500 रुपये की कि भैया तुम जाओ इस चेक से पैसे ले लो। अब वो बैंक में जाता है और बैंक वाला कहता है कि इसमें तो पर्याप्त अमाउंट है ही नहीं, तो बी को पैसे नहीं मिल पाते। अब जो बी है उसका टिप्पण कराता है सेक्शन 99 के तहत नोटरी पब्लिक से। 100 में क्या कराता है, जो टिप्पण किया जाता है किसके द्वारा, नोटरी पब्लिक द्वारा ही टिप्पण और प्रसाक्ष्य किया जाता है, और ऐसा जो टिप्पण है जो प्रमाणित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहलाता है, वो प्रसाक्ष्य बन जाता है। तो अब जब ऐसी सूचना दी जाती है नोटरी पब्लिक के द्वारा, किसको, ए को दी जाती है कि तुमने जो चेक दिया था, तुमने जो चेक भेजा था उससे बी को पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है। अब बी को पैसे नहीं मिले तो तुम क्या कहते हो, तो ए जो भी उत्तर देगा वो जो 3rd पॉइंट है सी वाला, उसमें बताया गया है कि वो जो भी उत्तर देगा उस उत्तर वगैरह को लिखा जाएगा। अब जो ये वाला चा वाला पॉइंट है वो ये बताता है कि ए है, ए के पास बैलेंस नहीं था इसलिए उसका चेक अनादृत हो गया है, ठीक है। ए के पास बैलेंस नहीं था इसलिए बी का जो चेक है वो अनादृत हो गया है, ठीक है। अब ए के साइड से उसका कोई रिलेशन वाला आता है, जैसे सी आया, वो कहता है, वो आदर करता है किसका, सी का, ए का आदर करता है, और वो चाहता है कि ए को किसी भी प्रकार का अपराध में फंसाया ना जाए, ठीक है। तो वो ए की साइड से क्या कर देता है, पैसा दे देता है बी को। ए ने पैसा लिया हुआ था, परंतु सी अपने मन से ए ने जो ऋण लिया था उसकी चुकती कौन कर देता है, सी कर देता है।
तो ये उसे ही कहते हैं कि आदरणार्थ या तो प्रतिग्रहण कर लेता है, वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ भैया चलो ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, जिसे पैसे देने थे उसका कोई रिलेटिव है या कोई भी अन्य व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति से अलावा जिससे पैसे देने थे उस व्यक्ति से अन्यथा कोई व्यक्ति आता है और कहता है ठीक है मैं ऐसा पैसा दे दूंगा, प्रतिगृहित कर लेता है या संदाय कर देता है, तो वो क्या कहलाता है? आदरणार्थ प्रतिगृहिता कहलाता है और आदरणार्थ संदाय कहलाता है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के विहाप पर पैसे देने को तैयार हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आदरणार्थ प्रतिग्रहण और आदरणार्थ संदाय। अब ऐसे व्यक्ति का नाम भी उसमें लिखा जाएगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के विहाप पर पैसे देने को तैयार हो जाता है तो ऐसे में उस प्रसाक्षी में उसका नाम भी लिखा जाएगा। अब नोटरी पब्लिक इस धारा के खंड ग में वर्णित मांग या तो स्वयं या अपने लिपिक द्वारा या जहाँ की करार या प्रथा से वह यह प्राधिकृत वहाँ रजिस्ट्रीकृत चिट्ठी द्वारा करा सकता है। अब जो नोटरी पब्लिक है वो उस व्यक्ति को सूचना भेजता है, ठीक है, जिसके विरुद्ध ऐसा प्रसाक्ष्य लिखा जाता है, तो वो क्या है कि उसको सूचना देता है कि तुमने जो चेक वगैरह दी थी वो अनादरित हो गई है और क्या कहते हैं, तो वो ऐसी सूचना कैसे भेज सकता है उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। जो सी है उसमें वर्णित जो नोटरी पब्लिक है तो उसमें क्या होगा, तो वो या तो स्वयं ऐसी सूचना भेज सकता है या अपने लिपिक द्वारा भेज सकता है या करार या प्रथा से यह प्राधिकृत है। जहाँ की करार या प्रथा से ऐसा है तो वहाँ रजिस्ट्रीकृत चिट्ठी द्वारा भी कर सकता है। मतलब सी के तहत यदि वह सूचना देता है नोटरी पब्लिक उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध ऐसा अनादरित किया, जिसका विनिमय पत्र या चेक को अनादरित किया गया है, तो उसको यदि सूचना देता है तो सूचना कौन कौन दे सकता है उसे ही यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि या तो स्वयं दे सकता है या लिपिक दे सकता है या करार से प्रथा से कोई रजिस्ट्री की चिट्ठी द्वारा भी ऐसा कर सकता है। फिर से देख लेते हैं 101 को कि प्रसाक्ष्य की अंतर वस्तु क्या होगी। प्रसाक्ष्य में क्या क्या बताया जाएगा, तो प्रसाक्ष्य में पहली बात तो ये 100 में देख लेते हैं प्रसाक्ष्य क्या होगा। तो यदि कोई वचन पत्र या विनिमय पत्र है जिसे अप्रतिग्रहण या अंशदाय द्वारा क्या किया गया है, अनादरित कर दिया गया है, तो नोटरी पब्लिक द्वारा युक्त समय के भीतर टिप्पण और प्रमाणित कर सकेगा। जो युक्त समय के भीतर जो नोटरी पब्लिक है वो उसे क्या कर सकेगा, टिप्पण भी कर सकेगा या प्रमाणित भी कर सकेगा। और नोटरी पब्लिक जब उसे प्रमाणित कर देता है तो वह क्या बन जाता है, प्रसाक्ष्य बन जाता है। यदि कोई वचन पत्र, विनिमय पत्र अप्रतिग्रहण या असंदाय द्वारा अनादरित हो जाता है तब धारक ऐसे अनादरण को नोटरी पब्लिक द्वारा, तो जो नोटरी पब्लिक है वचन पत्र, विनिमय पत्र अप्रतिग्रहण या असंदाय द्वारा अनादरित हो जाता है तो नोटरी पब्लिक युक्त समय के भीतर टिप्पणी और प्रमाणित कर देता है, उसे प्रमाणित कर देता है, तो ऐसा प्रमाण पत्र प्रसाक्ष्य होता है। और ऐसे प्रसाक्ष्य की अंतर वस्तु क्या क्या होंगी, प्रसाक्ष्य में क्या क्या होगा, तो 100 के तहत जो प्रसाक्ष्य है उसमें क्या क्या होगा उसे बताया गया है 101 में कि पहली बात तो ये कि जो भी लिखित है उसको क्या होगा, वह स्वयं के द्वारा लिखित होगी या फिर ऊपर लिखी या मुद्रित हर बात की अक्षरता अनुलिपि होगी। मतलब जो प्रसाक्ष्य होगा वो या तो स्वयं से लिखा जाएगा या फिर हर बात का जिसके ऊपर लिखी या मुद्रित, मतलब हर चीज़ को उसको क्या है, फोटोकॉपी होगी। उस व्यक्ति का नाम होगा जिसके, मतलब जो कोई ऐसा जो प्रसाक्ष्य लिखवाता है और जिसके विरुद्ध लिखवाता है उसका भी नाम होगा। तीसरे में कहता है कि नोटरी पब्लिक ऐसी सूचना उस व्यक्ति को भेजेगा जिसके विरुद्ध ऐसा जो वचन पत्र, विनिमय पत्र वगैरह लिखवाया गया है, तो जिसके विरुद्ध ऐसा लिखवाया गया है तो उसको सूचना भेजेगा कि तुमने जो चेक वगैरह या कुछ भी दिया था वो अनादरित हो गया है, तो तुम क्या कहते हो, तो वह जो उत्तर देगा उस उत्तर को भी लिखेगा और अगर कुछ नहीं देता तो वो भी लिखेगा। अब फोर्थ ये बताता है वचन पत्र, विनिमय पत्र अनादरित किया गया है तो जहाँ पर वह अनादरित किया जाता है, ठीक है, जहाँ वह अनादरित किया जाता है तो अनादर का स्थान और समय लिखा जाएगा। और जबकि बेहतर प्रतिभूति से इनकार कर देता है, यदि बेहतर प्रतिभूति से इनकार भी कर देता है तब इनकार का स्थान और समय भी लिखा जाएगा। इसमें 5th पॉइंट है वो ये बताता है प्रसाक्ष्य करने पर जो प्रसाक्ष्य करने वाला नोटरी पब्लिक है वो प्रसाक्ष्य में हस्ताक्षर भी कराएगा। अब जो अगला पॉइंट है वो ये बताता है कि आदरणार्थ यदि प्रतिग्रहण या प्रतिगृहीता है, आदरणार्थ प्रतिग्रहण या आदरणार्थ संदाय की दशा में यदि कोई आदरणार्थ कोई है जो जिसके बिहाफ पर जिसे पैसा देना था, जिसके अकाउंट में पैसा नहीं था, दूसरा कह देता है ठीक है मेरे अकाउंट से इतना पैसा ले लो। प्रतिग्रहण जैसे किसी को पैसे देने थे, किसी के जिसे स्वीकार करने था कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, परंतु उसके में नहीं होता है
तो दूसरा व्यक्ति है वो क्या देता है, चलो ठीक है मैं दे दूंगा। तो मतलब जो जिसके ब्याह पर, जिसे ऋण देना था, उसके ब्याह पर कोई आ जाता है और कहता है कि मैं ऐसा संदाय कर दूंगा या प्रतिग्रहण करता हूँ, तो उस व्यक्ति का भी उसमें प्रसाक्ष में नाम लिखा जाएगा। और स्पष्टीकरण एक तरीके से स्पष्ट किया गया है कि जो सी वाला पॉइंट है, अगर नोटरी पब्लिक जो है वो सूचना भेजता है विरुद्ध पक्षकार को, तो कैसे कैसे सूचना भेजी जा सकती है, तो या तो स्वयं भेज सकता है या लिपिक द्वारा भेज सकता है, या करार या प्रथा से यह प्राधिकृत है। ठीक है, स्वयं भेज सकता है या लिपिक द्वारा भेज सकता है। और करार या प्रथा के अनुसार यदि वह ऐसी कोई करार है या प्रथा है तो रजिस्ट्रेटेड चिट्ठी द्वारा भी ऐसा कर सकता है। ठीक है, अब इसके साथ हम 119 मतलब 119 देखने वाले हैं कि प्रसाक्ष्य की अंतर वस्तु देख ली, प्रसाक्ष्य देख लिया, टिप्पण से प्रसाक्ष्य और प्रसाक्ष्य से प्रसाक्ष्य की अंतर वस्तु देखना जरूरी था। अब 119 देखते हैं कि प्रसाक्ष्य की उपधारणा क्या होगी। ठीक है, जिसमें प्रसाक्ष्य के साबित होने पर उपधारणा बताई गई है। यदि प्रसाक्ष्य साबित हो जाता है तो उसकी क्या उपधारणा की जाएगी ये बताया गया है। तो ये है 119 में बताया है कि उस लिखित के आधार पर, यदि कोई लिखित है जो अनादृत कर दी गई है, यदि कोई लिखित है अनादृत कर दी गई है, बाद में न्यायालय पर प्रसाक्ष्य लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रसाक्ष्य के साबित हो जाने पर, इसको ऐसे याद रखें, यदि कोई लिखित है अनादृत कर दी गई है, प्रसाक्ष्य यदि साबित हो गया है, तो न्यायालय भी ये उपधारणा करेगा कि जो प्रसाक्ष्य में साबित किया हुआ है वह सही है, जब तक कि उसे नासाबित नहीं कर दिया जाता। प्रसाक्ष्य के साबित हो जाने पर न्यायालय भी ऐसी लिखित को जो अनादृत हो गई है यही उपधारणा करेगा कि ऐसी जो लिखित है वो अनादृत कर दी गई है, जब तक कि उसे अन्यथा साबित नहीं कर दिया जाता। फिर से देखते हैं, यदि कोई लिखित है जो अनादृत कर दी गई है और प्रसाक्ष्य में साबित हो गया है कि ऐसी लिखित को अनादृत कर दिया गया है, तो न्यायालय भी यही मानेगा कि ऐसी जो लिखित है उसे अनादृत कर दिया गया है, जब तक कि उसे नासाबित ना कर दिया जाए कि ऐसी जो लिखित है वो अनादृत नहीं की गई है। तो 119 का प्रसाक्ष्य के साबित होने पर अवधारणा हमने देख ली है। अब सेक्शन जो उपधारणा के बारे में बताता है, तो 4 प्रकार की उपधारणा हमारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बताई गई हैं। ठीक है, तो उनमें से हम 3 प्रकार की उपधारणा हम देख चुके हैं, 118, 119, 137 और 139। ठीक है, 119 पढ़ने के लिए हमें ऊपर का पढ़ना जरूरी था, मतलब सेक्शन 99, फिर 99 से हम टिप्पण समझते हैं, टिप्पण से प्रसाक्ष्य आता है तो 100 आ जाता है। अब जो प्रसाक्ष्य उसमें क्या होगा, तो 10 बना जाता है, फिर 119 हम कहीं देख पाते हैं, तब उसमें समझ में आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई बात बतानी है या कुछ बताना है तो आप पूछ सकते हैं, और यदि कोई कमी लगती है तो भी बता सकते हैं। और मैंने बाकी की उपधारणा, बाकी जो भी और भी सेक्शंस वगैरह हैं, बाकी का मैंने वीडियो डाल रखा है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।